नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निकुंज की नज़र। और इसमें हम बीते पूरे हफ्ते में बाजार की चाल को एनालाइज करते हैं और आने वाला हफ्ता काफ़ी अहम भी रहने वाला है। इस पर भी आज आपको दशा और दिशा क्या रह सकती है बाजार की, इसकी समझाइश देंगे मुख्य संपादक निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और अगला हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है मेरे ख्याल से। अब हम बहुत आखिरी छोर पर आ गए हैं जब इलेक्शन नतीजों के बेहद करीब हम पहुंच गए हैं और बाजार का उतार चढ़ाव क्या बढ़ेगा या अब थोड़ा सा आपको लगता है कि बाजार भांपने की कोशिश करेगा कि कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, यह जो हफ्ता गया है इतना खराब हफ्ता नहीं था। हाँ। जो पिछला हफ्ता था वो काफ़ी खराब था। तो उस मुकाबले में अगर हम मार्केट के सेंटिमेंट की बात करें तो एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है। आप ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट भी दूर नहीं है निफ्टी पे। और आज देखिए 15 दिन पहले माहौल कितना ख़राब हो रखा था। कमाल की बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हाँ जी। और मार्केट खड़ा हुआ है। हाँ। तो ये कमाल की बात है कि हमने मई के महीने में, और मई ख़त्म नहीं हुआ है, मई के महीने में हमने 15,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखी है। हाँ, अब तक बताइए। अब तक। और एकदम मार्केट के अंदर कोई बहुत भीषण गिरावट नहीं आई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ग्लोबल क्यूज एकदम कड़क है। हाँ, नैस्डैक ऑल टाइम हाई के आसपास है, बिल्कुल। डाउ ऑल टाइम हाई के पास से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। फेड कभी हाँ कभी ना। फेड, हम हमेशा बात कर चुके हैं कि फेड की वजह से मार्केट अब नहीं चलता है। फेड की जो कमेंट्री थी है, मार्केट बोलता है कि भैया इंपॉर्टेंट है मगर क्रिटिकल नहीं है। एक ज़माना आता था फेड जो बोलता था वो मार्केट को 3 से 4% का स्विंग कर सकता था। 10% का स्विंग हमने देखा 2013-14 में फेड की वजह से आया था जब टेपर टेम्परिंग की बात हुई थी। तो फेड का जो इम्पैक्ट था वो कम होने लगा है। और अगर आप देखें तो कच्चे तेल में गिरावट आई है। मैं देख रहा था कि चीनी की प्राइसेस में गिरावट आई है। तो मेटल्स को छोड़ करके काफ़ी अदर कमोडिटीज़ में गिरावट आ रही है। तो एफआई की सेलिंग है। मार्केट एकदम फिसला नहीं है, डोमेस्टिक बाइंग है। ग्लोबली प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है, इन्फ्लेशन नीचे आया। तो कुल मिलाकर के जो माहौल है इस समय इतना ख़राब नहीं है। मगर इलेक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा की अगर आप बात करें, डेटा पॉइंट हम दिखाएंगे तो हमने क्या करा है जी, हमने 2014, 2019 और 2019 के इलेक्शन साइकिल को देखा है। बिल्कुल। और 2009 के इलेक्शन साइकिल को देखा है। अगर आप मार्केट देखें तो मार्केट इलेक्शन साइकिल के पहले 15 दिन पहले 1 से 5% का मूव इसके अंदर आया है। ओके। इस पीरियड के अंदर मार्केट ने आउट परफॉर्म करा है। अगर आप उसके बाद देखें, एक महीने इलेक्शन के बाद, तो मार्केट के अंदर 2009 का जो एक बड़ा इम्पैक्ट था उसको हटा दे तो बहुत बड़ा मार्केट में परिवर्तन नहीं आया है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट साइकिल, मार्केट के अंदर हमने देखा है कि रनअप में हमेशा मार्केट आउट परफॉर्म करता है। रनअप के बाद जो मार्केट के अंदर इवेंट रिस्क जब ठीक हो जाता है तो मार्केट न्यूट्रलाइज करता है। तो ये एक हिस्ट्री है। और मुझे नहीं लगता है कि इस समय अगर मैं मार्केट की बात करूं तो हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट होगी, बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। डिफरेंट क्या है? एक बहुत बड़ी चीज़ डिफरेंट है। हम एफआई सेलिंग की बात कर रहे थे। बिल्कुल। हाँ। मगर एफआई की जो सेलिंग है उसका जो क्वांटम है, भाई आप एक पोजीशन का आपका जो डायरेक्शन है, यह 12 साल के हाई पर है। शॉर्ट पोजीशंस। अच्छा, 12 साल के हाई पर है। 12 साल किसको बोलते हैं कविता जी? मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या तो डर गए हैं, हाँ। या फिर उन्होंने हेज पोजीशंस बना ली हैं कि भाई इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ा स्विंग आने वाला है, हमारा एक्सपोजर इंडिया में है, हम उसको हेज करके बैठ जाते हैं। इंश्योरेंस या बीमा खरीद लिया। और रिटेल की जो पोजीशन है वो लगभग ऑल टाइम हाई पर है। क्या इंटरेस्टिंग मार्केट। बिल्कुल। हाँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिस्क जानते हैं, जो कंट्री में दिनों का व्यू नहीं लेते हैं, जो कि दशकों का व्यू लेते हैं, वह डरे हुए हैं। हाँ, वो डरे हुए हैं। हाँ। रिटेल इन्वेस्टर जिसे हम बोलते हैं हैंड ऑन आर ट्रेडर हैं, जो हाँ। आजकल की बातें करते हैं, जहाँ पर हर 10 पॉइंट, हर 100 पॉइंट निफ्टी में उनका मार्केट व्यू बदल जाता है। बिल्कुल। तो वो ऑल टाइम हाई पर है। उनका भरोसा कायम है। तो अगर मार्केट को लगता है अच्छा इलेक्शन का वर्डिक्ट, तो मार्केट के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धूम धमा करके भागेंगे। अच्छा। और बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर मार्केट को इलेक्शन का वर्डिक्ट एकदम खराब लगता है, जो भी हो जाए, तो रिटेल के अंदर एक बार हम देख सकते हैं कि थोड़ा पैनिक हो सकता है।
मगर यह बोलना कि उस दिन क्या होगा, दैट इज़ अ प्योर फंक्शन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट रादर देन यू एंड मी स्पेकुलेटिंग राइट। बिल्कुल। तो क्लियरली यहाँ पर नतीजों को लेके आकलन जब सारे फेजेस के मतदान खत्म हो जाएंगे तो आना शुरू हो जाएगा। अब जो होना होगा वो तो 4 तारीख को ही हमें पता चलेगा, लेकिन क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि बाजार कहीं ना कहीं भापना शुरू कर देगा जून 1 तारीख के बाद से कि क्या होगा? और देखिए इस हफ्ते क्या हुआ है, हम केवल बात कर सकते हैं जो मार्केट में हुआ है। जो अभी तक मैं हुआ मूड है। बता देता हूँ। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा पॉइंट आया था, आई थिंक वो थर्सडे आफ्टरनून को आया था, वह कह रहा था कि वोटर टर्नआउट इतना बुरा नहीं है। तो मार्केट के अंदर जो फेयर था कि भाई एग्रीगेट वोटर टर्नआउट काफ़ी ख़राब है, वह एक फेयर ठीक हो गया। दूसरा, अगर आप बात करें कि मार्केट के अंदर कहाँ पर रैली आई है, तो डिफेंस, कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो मार्केट के अंदर हम जो इलेक्शन से जिसका हम हमेशा देखते हैं कि कोरिलेशन रहा है, या फिर पीएसयू स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है कि उछाल देखने को मिला है। तो जब इस प्रकार का जब इस प्रकार की रैली मार्केट में आती है तो लगता है कि मार्केट कह रहा है जो मार्केट इलेक्शन का जो आउटकम आएगा वह पॉजिटिव आउटकम आएगा। ये मार्केट और जो प्राइस हमें बता रहा है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि मोर देन द इलेक्शन डे, जिस दिन सब चैनल्स अपनी एग्जिट पोल निकालेंगे उस दिन, उसके अगले दिन ही मुझे लगता है मार्केट के अंदर बड़ा रिएक्शन आ जाएगा। तो हो सकता है कि अगर चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल्स के अनुमान से आते हैं तो मेरे हिसाब से इलेक्शन एक नो इवेंट रहेगा। मगर जो बड़ा स्विंग इवेंट है वह मुझे लगता है एग्जिट पोल के अगले दिन जब मार्केट खुलेंगे उसी दिन आ जाएगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से अगले 2 हफ्ते हम काफ़ी उतार चढ़ाव भरा माहौल देख सकते हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा? मुझे लग रहा था उतार चढ़ाव होगा, मगर जिस प्रकार से मार्केट के अंदर देखिए ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, एग्जैक्टली ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, डोमेस्टिक बाइंग अच्छी है, नंबर्स खराब नहीं है, बिल्कुल। और मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है। तो मार्केट के अंदर अपसाइड एफआई सेलिंग से हो रही है, डाउनसाइड डीआई बाइंग से प्रोटेक्ट हो रही है। ठीक है। उतार चढ़ाव तो देखिए इज अ फंक्शन ऑफ वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी तो थोड़ी बहुत रहेगी बिकॉज मार्केट के लेवल्स ऐसे हैं और एक स्विंग इवेंट है। मगर मार्केट के अंदर अगर हम पिछली हफ्ते की माहौल की बात करें और इस हफ्ते की माहौल की बात करें तो देयर इज अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट। और देखिए जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो पॉलिटिकल नैरेटिव भी चेंज हो जाता है। हाँ। ये मैंने हमेशा देखा है। मार्केट और ऊपर जाए तो पॉलिटिकल नैरेटिव और चेंज हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे आए पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हो जाएगा। तो मार्केट इस समय पॉलिटिकल नैरेटिव को चेंज कर रहा है, ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव मार्केट को चेंज कर रहा है। मुझे तो ये लगता है। मुझे तो ये लगता है। ये एंगल काफी इंटरेस्टिंग है आपका। तो अब कुछ चुनिंदा पॉकेट्स की हम बात करते हैं। कंजम्पशन एक ऐसा पॉकेट है जो बहुत तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली चर्चा में भी हमने बात की थी इसको लेकर, और ये जो कहानी है अब आने वाली कुछ तिमाहियों में लग रहा है कि आगे और जोर पकड़ने जैसी दिखाई दे रही है। कितना आपको लगता है कि फिलहाल का माहौल बढ़िया है अगर किसी को 2 से 3 क्वार्टर के लिए कुछ खरीदारी करनी हो इस माहौल में? इनके अंदर देखिए गिरावट कम होगी। हाँ। और आउट परफॉर्मेंस का स्कोप है। देखिए इस साल मानसून अभी तो जो लग रहा है आईएमडी की फोरकास्ट फिगर से देख करके ठीक रहेगा। मानसून एक प्रकार का ट्रिगर इफेक्ट होता है। आज मैं महिंद्रा के सीईओ से बात कर रहा था ट्रैक्टर सेल्स को लेकर के, वो पॉजिटिव है। हीरो होंडा की सेल्स अच्छी हो चुकी हैं। आप देखिए एफएमसीजी कंपनीज ने अच्छी गाइडेंस दी, डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो हालांकि कंज्यूमर स्टॉक्स आर नॉट द चीपेस्ट एंड द बेस्ट स्टॉक्स। अगर कोई बोले कि इनके अंदर एक साल के अंदर 50% का उछाल आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। मगर क्या इस समय एक 10 से 15% का उछाल आ सकता है। मानसून अच्छा हो सकता है। ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, और जैसा मैंने बताया बिगनिंग ऑफ द शो में, अगर आप देखिए क्रूड के दाम नीचे हैं, चीनी के दाम नीचे हैं, तेल के दाम नीचे हैं। क्रूड, मैंने पता नहीं एक कोइंसिडेंस की बात करें या फिर एक पैटर्न की बात करें, मैंने हमेशा देखा है कि वो कच्चा तेल हो या फिर वो गैस प्राइसेस हो, हमेशा एक साथ चलती हैं जी। अगर आप देखें सॉफ्ट कमोडिटीज़ हमेशा एक साथ चलते हैं। कोको प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, शुगर प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, चॉकलेट तो सस्ती हो ही जाएगी, मगर पूरा पैटर्न नीचे हम हमेशा देखते हैं। तो ये हमेशा पैटर्न होता है कि चीनी नीचे आएगी, फिर उसके बाद चावल नीचे आएगा, उसके बाद फिर मक्के के प्राइसेस नीचे आते हैं। मानसून अच्छा हो गया तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, इन्फ्लेशन नीचे आती है तो डिमांड बढ़ती है, मार्जिन एक्सपैंड होते हैं। तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर वी कुड बी इन फॉर अ सरप्राइज कमिंग फ्रॉम देयर।
बिल्कुल, ये भी सरप्राइज़ हो सकता है और अगर सरप्राइज़ रेट कट शुरू हो जाए, जो कि आकलन भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है एक आधा तिमाही में, तो बाज़ार के लिए सोने पे सुहागा मानेंगे हम, बशर्ते कि हमारे घरेलू ट्रिगर्स उस वक्त क्या होते हैं मायने रखेंगे, क्योंकि बजट भी होगा और जैसे ही ये तिमाही नतीजों का खत्म हो जाएगा मौसम, अगले 3 से 4 हफ्ते में वापस से हम नतीजों का एक सीज़न देखेंगे। तो ट्रिगर्स के लिहाज से काफ़ी अहम है, सब कुछ मेरे ख्याल से इलेक्शन नतीजों पर काफ़ी हद तक अभी निर्भर हो रहा है। जो लबो-लुबाब अगर मैं तिमाही नतीजों का समझना चाहूँ आपसे अभी, कौन से नतीजे जो आपको बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं और आईटी आप आईटी बहुत ज़्यादा तो बोलना शायद विल बी अनफेयर स्टेटमेंट, बट जी खराब थे। जी किसी भी आईटी कंपनी को, बड़े लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, कुछ प्रोडक्ट कंपनीज को हटा दे, मुझे नहीं लगता किसी भी आईटी कंपनी ने बहुत हमें इंडिकेशन दिया है कि भाई सेकंड हाफ विल बी बेटर देन फर्स्ट हाफ। सब बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर डिलीवरी में मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। इमेजिन ये सेक्टर अब 10% पे ग्रो भी नहीं कर रहा है, तो कोई 10% पे भी सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है तो उसके अंदर आप क्यों जाएंगे? एक तो वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी है, दूसरी ग्रोथ नहीं है, तीसरा एआई को लेकर के आने वाले शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है मुझे यही नहीं पता। मैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के साथ, इंडिया सीईओ के साथ एक हमने शो करा था, हमने एआई पे काफ़ी उनसे समझा, और जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं मुझे ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है, कितने बड़े चेंजेस आने वाले हैं। मुझे तो वहाँ पे काफ़ी बड़े डायनेमिक चेंजेस लग रहे हैं जो फंडामेंटली इम्पैक्ट करने वाले हैं। जहाँ पर मार्केट को एकदम बड़ा सरप्राइज़ मिला है वह है केपेक्स में। मतलब एबीबी के नंबर देखें, सीमेंस के आप नंबर देखें, देखिए क्या कमाल के नंबर आए हैं, और अच्छे नंबर के बाद भी सीमेंस और एबीबी के स्टॉक्स पे बढ़ रहे हैं। तो ये मल्टी ईयर ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि एज अ ट्रेंड लार्ज कैप केपेक्स, मिड टीयर केपेक्स एंड नीश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अभी तक हम नीश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ। मगर मुझे लगता है कि कुछ छोटी कंपनीज हैं जो बहुत ही बढ़िया तो ये इंजीनियरिंग की काम कर रही हैं। कौन कौन सी कंपनियां होंगी फिर अगर नीश एक मैन्युफैक्चरिंग? स्टॉक स्पेसिफिक चैट नहीं करते हैं, मगर जी मैं हाँ, एग्जांपल दे देता एग्जाम्पल हूँ। हाँ। सो फॉर एग्जांपल आप देखिए जयेश इंजीनियरिंग, एक नीश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आप ऑटो एंसिलरी में आप देखिए सोना कॉमस्टार, ईवी के अंदर नीश मैन्युफैक्चरिंग इस समय कर रही है। अगर आप देखें मुर्गप्पा ग्रुप की कई कंपनीज हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोरामंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर कार्बोरेंडम यूनिवर्सल है, नीश मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है। ये कंपनीज होती हैं नीश, सुंदरम फास्टनर्स पूरा का पूरा ग्रुप, ये छोटी कंपनीज होती हैं, मगर यह कविता जी 15 से 20% ग्रो करती हैं। इनके अंदर टेक्नोलॉजी है जो एक एज है, और तीसरा चाइना +1 की अगर हम बात करें तो काफ़ी बेनिफिट है। एक और न्यूज़ आई थी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी अच्छी खबर है। आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को यूएस ने चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, खास करके सोलर को लेकर के। तो चाइना जो दुनिया को सारा का सारा सोलर रूफटॉप प्रोवाइड कर रहा था, अब उसके अंदर यूएस ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। यूएस के अंदर इतनी कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं है कविता जी, यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अभी भी महंगी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो इस एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से इंडियन कंपनीज को बड़ा बेनिफिट होगा। एक और जो खबर मुझे बड़ी अच्छी लगी वह है कि महिंद्रा की एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है, और वो 10 लाख से कम की है। एसयूवी निकाली है उसने, तो और बड़ी अच्छी डिमांड आ रही है। तो एसयूवी के अंदर आप देखिए कितने बड़े चेंजेस आ रहे हैं। मैं पहली बार हम हमेशा वी आर यूज्ड टू अ वैल्यू अपग्रेड इन लाइफ। हाँ जी बिल्कुल। मारुति ने गाड़ी निकाली, एसी लगाया, उसके अंदर पावर स्टीयरिंग लगाया, उसके अंदर पावर विंडो लगाया, उसके अंदर ऑटोमेटिक गियर लगाया, और गाड़ी बड़ी करी। मगर महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियों को छोटा कर रहा है। हाँ। एक्सयूवी 300 के बाद थार के बाद ये छोटी गाड़ी जो 10 लाख से नीचे की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न वहाँ मुझे दिख रहा है ऑटो सेगमेंट में जो हो रहा है। दूसरा ऑटो के अंदर जो मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है वह है कि ऑटो कंपनी जो ईवी बनाती है उन्होंने प्राइसेस कम करे। क्यों जी? लिथियम प्राइसेस कम हो गए, तो एक बड़ा ट्रेंड है। एक आप ऑटो की, आप बैटरी की, आप एक ईवी की आप बात करें ना कविता जी, उसके अंदर 1/3 कॉस्ट बैटरी की होती है, और बैटरी की कीमत अगर कम होती है तो ईवी की कीमत कम होती है। तो आप दो ट्रेंड देख रहे हैं, ईवी की कीमतें कम हो रही है, और बड़ी कंपनियां अब ऐसी कैटेगरीज में आ रही हैं जिनके अंदर डाउन ट्रेडिंग हो रही है। हम हमेशा अप ट्रेडिंग की बात करते हैं, यहाँ पहली बार हो रहा है कि आपको 10 लाख के आसपास की एसयूवी लॉन्च हो रही है, और एक अच्छे ग्रुप से आ रही है। तो दो बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स मुझे दिखे। तो लोगों की स्पेंडिंग में यहाँ पर किसी भी तरह की कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल से जो आप ट्रेंड भी बता रहे हैं कि गाड़ियाँ भी लॉन्च हो रही है, रूरल में एक रिकवरी है जो हमें आती हुई दिखाई दे रही है, अच्छे मानसून की वजह से ये आगे भी बढ़ेगी। सर, एक तरफ इक्विटी अच्छा कर रहा है, सोने में भी हमने देखा है कि लोगों के पैसे अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियल एस्टेट भी अच्छा कर रहा है, तमाम एसेट क्लासेस अच्छा कर रही हैं। मुनाफा क्या बांधना चाहिए? कहीं
बहुत कम ऐसा होता है कि तमाम एसेट क्लासेस में हम एक तरफा चाल देखते हैं, जो कि अभी फिलहाल हो रहा है, इवन क्रिप्टो करेंसी। जी बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आप कोई बोलता है जी मैंने सोने में निवेश करा, रियल एस्टेट में नहीं करा, कोई बात नहीं। हाँ मैंने रियल एस्टेट में करा, इक्विटी में नहीं करा, कोई बात नहीं। हाँ। मैंने रियल एस्टेट सोने में इन्वेस्ट नहीं करा, केवल इक्विटी में करा, और बढ़िया बात है। हाँ। तो ये सिंक्रोनाइज बुल मार्केट हम देख रहे हैं, ऑल एसेट क्लासेस में है। सोना शायद 70,000 से ऊपर है, चांदी में देख रहा था ऑल टाइम हाई 95,000 उसने टच करा है। क्रिप्टो शायद ऑल टाइम हाई पर नहीं है, मगर काफ़ी रिकवरी नीचे से ले चुका है। और रियल एस्टेट के अंदर भी अगर आप देखें तो कुछ कुछ पॉकेट्स के अंदर कोविड लो से मुझे लोग बता रहे हैं एनसीआर रीजन वगैरह में डबल हो गए हैं प्राइसेस। तो एक सिंक्रोनाइज बुल मार्केट है। हाँ। मगर अब आपको ये समझना है कि आप देखिए जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं ना, जैसे लाइक हम अंग्रेजी में कहते हैं वन शू डज नॉट फिट ऑल। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। ये आप दिल्ली से बॉम्बे की टिकट नहीं ले रहे हैं। ये एक बड़ा ही कस्टमाइज होता है। आपकी नीड ऑफ कैपिटल, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं इन बातों को, नीड ऑफ कैपिटल क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, लिक्विडिटी क्या है, सब तो देखना होगा। ये आपको सब समझना पड़ेगा। अब रियल एस्टेट लेते हैं तो लोग बोलते हैं भाई बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, मगर लिक्विड होता है। अब इक्विटी लेते हैं तो लिक्विड है मगर वॉलेटाइल है। सोना आप लेते हैं तो आपको एक स्टडी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, लिक्विड है मगर उसके अंदर कोई बहुत अचानक उछाल देखने को नहीं मिलता है। तो रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर अप्रोच इन लाइफ इज। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो उनका सारा पैसा एफडी में, एंड उसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज वह कैपिटल लूज नहीं करना चाहते हैं, लिक्विडिटी चाहते हैं। पर महंगाई को मात देने और रिटर्न तो नहीं पर मिल दे रहा। आर लुकिंग एट कैपिटल प्रिजर्वेशन रादर देन कैपिटल तो अप्रिसिएशन। उनका मकसद अलग तो है। वो रियली डिपेंड कर रहा है कि देखिए वो कहते हैं ना जी काशी जाने के बड़े रास्ते हैं। हाँ। पर आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है वो आपके ऊपर है। हाँ बिल्कुल, ये आपने काफ़ी उम्दा बात कही है, क्योंकि हर किसी के लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास खुद की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के निवेशक हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें। और इस कार्यक्रम में देखिए जो शुरुआती निवेश कर रहे हो या थोड़े से मंजे हुए खिलाड़ी हों, उनको भी हम बहुत सारी बातें समझाते हैं। क्या इस वक्त कोई कॉन्ट्रेरियन व्यू आपको लगता है कि लिया जा सकता है कहीं पर? देखिए कॉन्ट्रेरियन व्यू ये लेना चाहिए कि आपको ज़्यादा कैश पे नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। कई लोग को मैं जानता हूँ वो कैश पे बैठे हैं जी, अगर इलेक्शन के नतीजे खराब हो गए तो मार्केट बढ़ चुका है, नीचे गिरावट आ गई, तो अगर गिरावट नहीं आई तो आप क्या करोगे? अच्छा गिरावट अगर आ भी जाती हो, आप कैश पे बैठे हैं, तो उस समय क्या आपके पास हिम्मत रहेगी कि उस गिरावट में लेने के लिए? और ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी एकदम बैक सीट पर आ जाएगी। देखिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, साइकिल क्रूशल है, मगर क्या इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए हैं some of them will not be reversed irrespective of the government। हमने 2003 वो अहम बात है। हाँ जी। देखिए 2003 और 2003 का मुझे अभी तक याद है, मार्केट को इलेक्शन के नतीजे अच्छे नहीं लगे थे। मार्केट सर्किट डाउन था, मगर उसके बाद भी एक बड़ा बुल मार्केट जन्मा। हाँ। 2009 में मार्केट को नतीजे बड़े अच्छे लगे थे, मगर यूपीए सरकार ने कुछ नहीं करा और उस समय पॉलिसी पैरालिसिस हुआ। तो जिस मार्केट ने यूपीए 2 सरकार को सलामी दी थी ऊपर का सर्किट लगा करके, उस मार्केट ने ही पूरे के पूरे एक साइ ऑफ रिलीफ ली थी जब यूपीए 2 वाज वोटेड आउट ऑफ पावर। तो यह तो डिपेंड करता है कि क्या काम होने वाला है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ज़्यादा कैश में बैठते हैं तो आपको एक रिस्क रहेगा अंडर परफॉर्मेंस का, मेरा यह मानना। जस्ट if you want to sit on cash, that's a strategic call, but please don't sit on cash because there is election round the corner। आपकी बहुत सारी बातचीत होती होगी फंड मैनेजर्स से भी, और हम देख रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी अभी, जैसा आपने समझाया, उन्हीं ने बाजार को टिका कर रखा हुआ है। उनकी क्या रणनीति है खासतौर से इस तरह के चुनौतीपूर्ण माहौल में? वो भी बहुत ज़्यादा कैश पर बैठे हुए हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स बाय डिज़ाइन ज़्यादा कैश नहीं रखते हैं, 3 से 5% कैश रखते हैं। कुछ हाल फिलहाल जो अभी एनएफओज आए मुझे लगता है उनके पास कैश है, और जितना एफआई बेच रहा है कोई तो खरीद ही रहा है। हाँ बिल्कुल भाई अगर आप देखें लाख सवा लाख करोड़ की एफआई की सेलिंग हो चुकी है, और सारी की सारी डोमेस्टिक की बाइंग है। तो बाय डिज़ाइन म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा कैश पे नहीं रहते हैं, 2 से 3%, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में 5 से 7% कैश। इवन एट कोविड लोज आई डोंट थिंक एनी म्यूचुअल फंड एट कैश ऑफ 10% प्लस, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा रखेंगे। हम एक इंडिकेटर देखते हैं, वो देखते हैं एफएनओ इंडिकेटर। राइट। उसके अंदर पार्टिसिपेशन हमें पता लगता है, नेट लॉन्ग लेट शॉर्ट। उसके अंदर जैसा मैंने बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक है। एफआई शॉर्ट पोजीशंस आर 10 ईयर हाई, रिटेल लॉन्ग इज एट ऑल टाइम हाई। तो आपको मार्केट बता रहा है कि रिटेल इज ऑल इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कमिटमेंट अहेड ऑफ इलेक्शंस, एंड एफआईज आर ऑल आउट और दे आर परहैप्स हेजिंग द पोर्टफोलियो। तो
अगर सब अच्छा होता है और मार्केट्स को इलेक्शन के नतीजे अच्छे लगते हैं, जो कि अभी माहौल है, क्योंकि मार्क इम्प्रूवमेंट हुआ है लोगों की राय के अंदर, तो मुझे लगता है दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल बी फोर्स टू कम बैक। एक हिंदी में हम लाइन बोलते हैं कि उनको दुम दबा करके भागना पड़ेगा और जो शेयर उन्होंने बेचा है उनको ऊपर में लेना पड़ेगा, और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं। जब मतदान चरण के बाद जब खुलेगा बाजार तो आपकी नज़र कहाँ कहाँ होने वाली, केवल मंगलवार के लिए मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मंगलवार को जो मार्केट के अंदर मूड पॉइंट रहेगा वह रहेगा वोटर टर्नआउट क्या था, ओके, क्योंकि वो एक मूविंग पार्ट है। बिल्कुल। और क्योंकि मुंबई के अंदर इलेक्शन है जो कि फाइनेंशियल मार्केट की हब है, तो यहाँ के वोटर टर्नआउट को लेकर के तो सबको और ज़्यादा सांसें थमी रहेंगी। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जब मंगलवार को हम अपना शो चालू करें, हम हेडलाइन में बोले कि रिकॉर्ड हाई वोटर टर्नआउट रहा है जी, पूरा का पूरा मुंबई गया, हाँ, सबने वोट दिया। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर व्हाट वी हैव इन डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ आवर वोट। हमारी सबसे बड़ी जो पावर होती है डेमोक्रेसी में, पावर ऑफ वोट होती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सबसे अपील करूंगा, मैं सबसे इल्तजा करूंगा, प्लीज़ गो एंड वोट, बिल्कुल, बिकॉज दैट इज़ योर पावर, यू मस्ट एक्सरसाइज योर पावर। और मैं उम्मीद करूंगा कि जब ट्यूसडे मॉर्निंग हम जब शो चालू करें, हमारी पहली हेडलाइन ये हो कि मुंबई ने रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट करा, जो कि हिस्टोरिकल है। पर दिल तो यही चाहता है, दिल तो यही चाहता है, और सबको ये धर्म तो निभाना चाहिए। आपकी तस्वीरें चाहिए होंगी हमें इलेक्शन बूथ के बाहर, या कम से कम उस इंक के साथ। ट्राई करेंगे जी सर, ये तो होना ही चाहिए, मोटिवेशन तो यहीं से मिलना चाहिए सबको। लेकिन अब जो चर्चा करने वाले हैं आप सोमवार को बहुत सारे लोगों के साथ, किस किस पैमाने पर आपकी चर्चा होगी, क्योंकि लगातार हम वोटर टर्नआउट पर नज़र बना के रखेंगे, खास प्रोग्रामिंग भी है ET नाउ पर भी, ET नाउ स्वदेश पर भी। तो पैनलिस्ट किस तरह के होने वाले हैं, किस तरह की बातचीत होगी, अगर इसका कोई अंदाजा आप दे सके। देखिए, जो फोकस रहेगा वो मुंबई के इलेक्शन कवरेज का रहेगा। आई थिंक मुंबई इलेक्शन कवरेज हिस्टोरिकली इज समथिंग व्हिच वी ऑलवेज एंजॉयड, बिकॉज कॉर्पोरेट्स भी वोट करते हैं, मार्केट वाले भी वोट भी करते हैं। सो यू नो, एंड प्लस हम मुंबई में रहते हैं तो हमें सिटी की समझ भी ज़्यादा है। जो मेरे सहयोगी दिल्ली में रहते हैं वो बोलते हैं जी नहीं, दिल्ली की हमें समझ ज़्यादा है क्योंकि वो मुंबई में है, तो हमें हमेशा ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज हैव more understanding of the city. So I'm looking forward to corporates coming out. I'm looking forward to big CEOs coming out. I'm looking forward to big market guys coming out. And I just hope and I want and I would urge, I would appeal everybody that कुछ करिए, सब वोट करिए, छुट्टी मत मनाइए और पूरे देश को दिखा दीजिए कि बॉम्बे का इस बार का जो टर्नआउट है रिकॉर्ड हाई पर। बिल्कुल, हाईएस्ट टैक्स पेयर भी हैं सर हम। जी हाँ, हर चीज में हाई करना चाहिए, हर चीज में हाई करना चाहिए। तो जोश भी पूरा हाई है। इसी के साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का चर्चा को देखने के लिए, और कोई सवाल पूछना चाहें तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए अपने सवाल। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।